बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलई। और नाज़रीन, मैं हूं माहम जाहिद। सुनो पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और जी, पाकिस्तान के बासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम खुली फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। आज के दिन की मुनासबत से बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे और ईद की मसरूफियात से वापसी तो मुबारक, ये भी कहना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इस हफ्ते का ये पहला प्रोग्राम है, दूसरा ये कि खुशी और फ़ख्र का बाइस भी है। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान, हमारे अहद की तजदीद का दिन, हमारी पहचान का दिन। 1940 का वो लम्हा जब लाहौर की फ़ज़ाओं में लाखों दिलों की धड़कनें एक नारे में ढल गईं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस करारदाद ने सिर्फ एक मुल्क की बुनियाद नहीं रखी नाज़रीन, बल्कि कौम को उसकी मंजिल दिखाई। मंटो पार्क के सब्ज़ाज़ार में बड़े सगीर के मुसलमानों ने ख्वाब देखा, एक ऐसी मंजिल का ख्वाब जहां हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले सकें। और आज हम इसी आज़ाद मुल्क पाकिस्तान के बासी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सफ़र 1940 से शुरू हुआ और आज हम एक एटमी कुव्वत बनकर दुनिया के नक्शे पर जगमगा रहे हैं। ये मुल्क हमारे जवानों के लहू और अवाम की हिम्मत से मजबूत हुआ। हमने साबित किया कि जब भी वतन की हुर्मत पर आंच आएगी, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चाहे वो भारत के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी हो या अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाक अफवाज की कामयाब कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान ने हर महाज पर साबित किया कि हम एक बेदार, खुददार और नाकाबिल तस्खीर कौम हैं। जी बिल्कुल। और सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज हम इन तमाम शहदा को सलाम पेश करते हैं, जिनकी वजह से हम इस कौमी त्यौहार को अमन व सुकून से मना रहे हैं। हमारी कामयाबियों का ये सफ़र इंशाअल्लाह यूं ही जारी रहेगा। तो आइए आज के इस ख़ास प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जहां हम बात करेंगे कि वतन की मोहब्बत और उसकी तरक्की और उन जज्बों की जो हमें एक कौम बनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ख़ास होने वाला है और आज हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान की कामयाबियों। जी हाँ, पाकिस्तान की कामयाबियों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और हमारे बहुत ज़बरदस्त मेहमान भी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। व्यूअर्स, 23 मार्च एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसी चट्टान का नाम है जिस पर हमारी आज़ादी की इमारत खड़ी है। 1940 के इस ख्वाब से लेकर 2026 के नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान तक हमने लहू से अमन की आबियारी की है। आज जब दुनिया 5th जनरेशन वॉर और साइबर हमलों के दौर में दाखिल हो चुकी है, पाकिस्तान की बका की ज़ामिन हमारी एटमी ताकत और वो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस दिफा की सबसे मजबूत कड़ी हमारी अवाम और फौज का वो रिश्ता है जो किसी भी सी सप्लाई दीवार से ज़्यादा मजबूत है। इसी दिफाई अहमियत और जदीद जंगी चैलेंजेस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के दिन की मुनासबत से आपने वक्त निकाला। और अगर हम देखें, पाकिस्तान अपनी सरहदों और नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह से कर रहा है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ 23 मार्च 1940 की करारदाद पाकिस्तान में दिफाई सोच का अंसर कितना था और क्या इकबाल और कायद ने एक महफूज रियासत का जो खाका सोचा था, आज का पाकिस्तान इस पर उतर रहा है। जी बहुत शुक्रिया माहम आपका और उज़ैर आपका, आपने इनवाइट किया। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जाहिर है वो मुल्क कायद आज़म की जो उम्मीदों पर या पूरा उतरने के लिए अभी तक तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है उन्होंने एक डेमोक्रेसी के लिए किया था, गरीब लोगों के लिए किया था, सारा ये मुल्क बनाया था। और ख़ास तौर पर मैं आपको एक दिलचस्प बात बताते चलूँ, क्योंकि मैं 20-22 साल से कायद आज़म की लीडरशिप पर काम कर रहा हूँ और जाहिर है उनकी सीखना चाहता हूँ कि वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श जो उनके सर्जन थे और या डॉक्टर थे फिजिशियंस, वो उन्होंने लिखा कि कायद आज़म से उन्होंने पूछा एक दफ़ा बहुत ज़्यादा कि आपको ज़िंदगी में कैसा लग रहा है पाकिस्तान बनाना। हमने बहुत सारी किताबों में और बहुत जगहों पे ये पढ़ा है कि कायद आज़म को शायद ये रिग्रेट था कि मैंने पाकिस्तान क्यों बनाया। कायद आज़म ने ये भी कहा कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी। उनके बेटे जो हैं कर्नल इलाही बख्श के, इस वक्त अमेरिका में हैं। मैं अमेरिका गया था तो मैंने ये रब्ता करके सारी डिटेल्स पर्सनली भी उनसे ली है कि वो उनके वालिद का क्या ख्याल था, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे थे। तो वो कहते हैं कि मेरे ये बिल्कुल गलत बयानी है कि कायद आज़म बना के उन्होंने कहा था कि कायद आज़म पाकिस्तान मैंने बनाकर कोई गलती की। पहली बात तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा आखिरी दिनों में बिल्कुल कायद से पूछा कि आपको कोई रिग्रेट है, तो उन्होंने कहा मुझे एक रिग्रेट है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान मैंने बनाया था वो मैं उन गरीब लोगों के लिए जिनके लिए मैंने बनाया था उनके काम आ सकता।
यानी उनके लिए कुछ कर सकते। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये 80 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं कि हमारे लीडर इस अफसोस के साथ चले गए कि मुझे मोहलत नहीं मिली कि मैं उन गरीबों के लिए कुछ कर सकता जिनके लिए मैंने पाकिस्तान बनाया। वो अफसोस अभी भी होता है कि जाहिर है 80 साल गुजरने के बाद भी मेरा ख्याल है उन गरीबों के लिए जो कायदन जिनके लिए करना चाहते थे उनके लिए भी मेरा ख्याल है हम अभी तक कुछ नहीं उस तरह कर सके। इंसाफ है, अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब है, प्रिविलेजेस हैं, राइट टू गवर्न है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है। तो मेरा ख्याल अभी भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, मेरा मानना तो ये है। बिल्कुल, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खालिद साहब, 5th जनरेशन वॉर का तस्वर आज के दिफाई माहिरीन में बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। पाकिस्तान उस मैदान में कहाँ खड़ा है और हमारे जो मुखालिफ हैं वो कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं इस डोमेन में? देखिए उज़ैर, अब आने वाली जंगें स्टील वर्सेस स्टील नहीं होंगी, बुलेट वर्सेस बुलेट, टैंक वर्सेस टैंक, जेट वर्सेस जेट, सबमरीन वर्सेस सबमरीन नहीं होगी। आने वाली जंगें दो तरह से लड़ी जाएंगी, एक टेक्नोलॉजी से और एक नैरेटिव और परसेप्शन वॉर का जो है। आपने देखा वेस्ट के पास सारे चैनल्स हैं, उनके कंट्रोल में है, मीडिया उनके पास है, सोशल मीडिया सारा कुछ उनके पास है, वो नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं अपनी मर्जी का। तो आने वाली जंगें एक परसेप्शन पे चलेंगी, क्योंकि परसेप्शन एक ऐसी चीज है जो आपका दुश्मन का हौसला तोड़ देती है अगर आप उसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करें। आप ईरान की मिसाल अभी देखें, जंग चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या नहीं किया 2 महीने, उन्होंने वो नैरेटिव बिल्ड किया कि मेरी फौज इनविंसिबल है, इनवर्नरेबल है, वेनेजुएला में हमने 6 घंटे में 3 घंटे में यूं कर दिया और क्या कुछ नहीं कर दिया, ईरान को डराया कि तुम अगर नहीं बाज आओगे तो ये तुम्हारे साथ ये कर देंगे। वो नैरेटिव और परसेप्शन बिल्डिंग कर क्या रहे थे, ईरानी लोगों का और खासतौर पर लीडरशिप का हौसला तोड़ रहे थे कि आपकी हिम्मत ही नहीं होगी हमारा मुकाबला करने की। ईरानी कौम डटी रही। अब देखिए ईरान ने खुद अब कम बैक करके जंग के अंदर परसेप्शन दुनिया का बदल दिया है कि एक छोटी कौम जिस पर 47 साल से पाबंदियां लगी हों, जिसके ऊपर दुनिया का तीसरे नंबर पर उसका तेल हो लेकिन वो बेच ना सके, अपने लोगों को फायदा ना कर सके, वो जब जंग लड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेशनल जब आपका इशू आ जाता है, यानी कि कॉज शामिल हो जाती है आपकी जंग के अंदर, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब आपकी काबिलियत और सलाहियत दोनों मैच करें तो आप वंडर्स कर सकते हैं, मोर्जे होते हैं। पाकिस्तान ने मई 2025 में क्या किया था, काबिलियत हमारी कम थी, हौसला हमारा ज्यादा था, हमने अपना कंपनसेट कर दिया। हिंदुस्तान के पास काबिलियत ज्यादा थी, हौसला कम था, एक ये चीज थी। और जो आपने सवाल किया मैं उससे लिंक करूंगा, और एक हिंदुस्तान में और हमारे में सबसे बड़ा फर्क, खास तौर पर मैं एयरफोर्स की बात करता हूँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज बहुत था। जो चीजें दुनिया ने सोची थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फजाइया खास तौर पर अडॉप्ट कर चुकी थी। ऐसी ऐसी चीजें मैं एग्जांपल से पेश कर देता हूँ, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, लॉइटरिंग म्यूनिशन, किलर ड्रोन्स, ये दुनिया आज देख रही है। इस जंग में आपने देखा ईरान अब इस्तेमाल कर रहा है, और हम कई सालों से तैयारी कर रहे थे। अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप है, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, 4 साल से मैं इनको जानता हूँ, जब से ये एयर चीफ बने तो उन्होंने इन चीजों पर जोर दिया कि आने वाली जंगों में हम, जैसे मैंने कहा, बुलेट वर्सेस बुलेट नहीं मुकाबला कर सकेंगे। हमने कोई ऐसी चीज करनी है, इनोवेशन लगानी है, 5th जनरेशन जिसकी तरफ ज़ाहिर आप इशारा कर रहे हैं, हमने वो चीज ऐड करनी है जो ना सिर्फ हमें एडवांटेज दे बल्कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज कॉज या शॉक इफेक्ट कॉज करे दुश्मन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि बिल्कुल खालिद साहब ऐसे ही है। और आप टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत और मिसाइल टेक्नोलॉजी खित्ते के दिफाई तवाज़ुन में क्या किरदार अदा कर रही है, और ये हमारी बका की कितनी बड़ी जमानत है? हम देखिए, जितना वॉर रेडी रहेंगे, जितना आप डिटरेंस रहेंगे या रखेंगे अपने पास, उतना ही दुश्मन आपसे खौफजदा रहेगा, उतना ही उसके डिजाइन नहीं अपने, जिसको कहते हैं ना, मटीरियलाइज हो सकेंगे। वो जितना जो आपकी कैपेबिलिटी होती है वो डेफिनेटली एक और चीज है, और कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पीस टाइम में डेवलप की जाती है। जंग के अंदर आपकी कोई मदद नहीं करता दुनिया का। हिंदुस्तान ने कितना इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की बड़ी मदद की चीन ने, तो इस तरह तो मैंने कहा कि पीस टाइम में बहुत ज्यादा हिंदुस्तान की, फ्रांस ने भी मदद की, रूस ने भी मदद की, अमेरिका ने भी मदद की, इजराइल ने भी मदद की। जंग जब लग जाती है या अनफोल्ड हो जाती है, फिर आपकी अपनी ट्रेनिंग, आपका अपना हौसला, अपनी स्किल, अपनी इनोवेशन, अपनी टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें काम आती है, जो एक कन्वर्ट कर देती हैं आपकी डिसएडवांटेज पोजीशन, जो आपके न्यूमेरिकली इंफीरियर होते हैं, वो आपको एक सुपरियॉरिटी दे देती है। आपने देखा रात को 12:30 बजे, 6 और 7 की दरमियानी रात, 85 जहाज भेजे हिंदुस्तान ने। और मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा छोटा मुल्क, छोटी एयरफोर्स, लिमिटेड बजट,
उसके अंदर कंप्लीट शॉक इफेक्ट, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था जब उन्होंने हम पर हमला किया। उनके पास इनिशिएटिव था, उनके पास चॉइस ऑफ वेपन्स था, कौन से जहाज भेजने हैं, उनके पास चॉइस ऑफ टारगेट था कि कौन से टारगेट भेजने, उनके पास सरप्राइज इफेक्ट था, उनके पास शॉक इफेक्ट था, टाइमिंग उन्होंने चुने, सब कुछ एडवांटेज उनके होने के बाद 5 मिनट के अंदर हमारे भी शाहीन 42 के करीब हवा में बुलंद हो गए और उनके जो ऑफेंस मिशन था उनको डिफेंसिव करके भागने पे मजबूर कर दिया। किस वजह से? पीस टाइम ट्रेनिंग। हमारे पायलट 3 साल से इस मौके की तलाश में थे कि जब मौका आया तो हम ये करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ने किया, अल्लाह के शुक्र से। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लीडरशिप आपको वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे, आपको ट्रेनिंग के लिए फोकस करवाए उतना ज्यादा, और जो आपकी जरूरतें होती हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए वो मुहैया करे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुई। तो आई थिंक आपने देखा कि हमने कमतर न्यूमेरिकली होके जंग का किस तरह पासा अपने हाथ में ले लिया, और रातों रात हमारी कौम कितनी रेलेवेंट हो गई। आपने देखा दुनिया में हमें इररेलेवेंट किया जा रहा था कि हमारा तो कोई मयार रह नहीं गया, हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हम एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है ही नहीं इस रीजन में। अचानक आपने देखा कहां तक नो लेस देन प्रेसिडेंट ऑफ ट्रम्प से शुरू हो गए हमारे गुण गाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल खालिद साहब, आपने बड़ा दुरुस्त जो है वो नक्शा खींचा है कि बुलेट वर्सेस बुलेट नहीं होगी, जेट वर्सेस जेट नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी कि हम महदूद वसाइल के साथ बड़ी ताकतों का भी मुकाबला कर सकें। और ऐसे में हम साइबर वॉरफेयर की टर्म जो है वो बड़ी सुनते हैं, मई वॉर के बाद ये बड़ी खुलकर सामने आई है। हालिया बरसों में साइबर हमलों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पाकिस्तान का कौमी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या समझते हैं, कितना मजबूत है, और कहाँ पर आप समझते हैं कि मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है? देखिए उज़ैर, ये कोई डिजिटाइज नहीं किया जा सकता अपनी तैयारी को, ना बॉक्सेस में बंद किया जा सकता है, ना एक बुक के अंदर लिख के बुक बंद की जा सकती है। ये ऑनगोइंग होता है, आपने इसको एवरी डे अपडेट करना होता है, आपने रिवाइव करना होता है, इसको रिवाइज करना होता है, आपने चेक करना होता है दुनिया कहाँ पहुंच गई, किस डायमेंशन में पहुंच गई, और पहले से सोचना होता है। कोई सोच नहीं सकता था कि आने वाली जगह अगर 2001 में जब हमारे जेट एयर चीफ ने टेक ओवर किया था, 2022 मार्च के अंदर जेट एंड सी 1 साल के अंदर आ गए थे। हमारे पायलट ने 3 से 4 घंटे सिर्फ ट्रेनिंग की थी चाइना में जहाजों की, और ये जहाज उड़ाकर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ले आए थे। उसके बाद 3 साल तक इनको फोकस कहा गया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ एयर कॉम्बैट प्रैक्टिस करनी है। हमें पता था कि इन जहाजों का मुकाबला राफेल से होना है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पीस टाइम में आप तैयारी करते हैं, एवरी डे रिविजन होती है, आपकी अपग्रेडेशन होती है, दुनिया कहाँ चलेगी, किस एरिया को टच कर रही है, किस चीज से आप सरप्राइज देंगे, कौन सा हमारे दुश्मन फोकस नहीं कर रहे। और आप बेशक उनके सीनियर जनरल्स को उठा लें जो वेटरन्स हैं, वो बहुत बुरा भला अपनी फौज को, लीडरशिप को ये कह के कर रहे थे कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स खासतौर पर ये कर रही थी, साइबर कमांड कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रही थी, ड्रोन्स कर रही थी, किलर ड्रोन्स कर रही थी, लॉटरिंग मुनिशन खरीद रही थी, तो हमारी फौज क्यों सो रही थी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कौन सी चीजों, कोई एक तरफ मुहित नहीं होता, एक डायमेंशन क्लोज करके आप लॉक नहीं कर सकते कि हमने आज ये अबूर हासिल कर लिया है, हमने ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज अपने दुश्मन पर हासिल कर लिया, अब हम रिलैक्स करते हैं। देयर इज नो रिलैक्सेशन, एवरी डे आपको सोचना पड़ता है कौन सी नई तरीका, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी जो आई है, कैसे मैं अडॉप्ट करके अपनी वॉर को वैल्यू ऐड करूं, ज्यादा पोटेंसी डेवलप करूं, और ऑब्वियसली ज्यादा लेथैलिटी और फोकस डेवलप करूं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी बिल्कुल खालिद साहब, ऐसे ही है। और हमारे सिक्योरिटी इदारे या अफवाज पाकिस्तान ऑनगोइंग, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुसलसल सोचते हैं, फिर पॉलिसी बनाते हैं, और कौम जो है तभी सुकून में है और इतना कॉन्फिडेंट भी फील कर रही है। मार्का हक के बाद हमने देखा है कि हर किसी के जज्बे बुलंद हो गए, और एक बार फिर से अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत तगड़ा इमेज गया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह की सलाहियत रखता है। मगरबी अगर हम सरहद की बात करें, सूरत हाल देखें, मशरक में भारत की जारहाना पॉलिसी और ख़ित्ते में बदलती जियोपॉलिटिकल माहौल की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? देखिए माहम, हमारा तो कोई डिज़ाइन है ही नहीं, ना हमारी कोई रीजनल हेजमनी का डिजाइन है, ना हमने कोई ग्लोबल रेलेवेंस अपना रीच आउट करके करनी है, ना हमारी किसी नेबर पर बुरी नजर है, ना हमने कोई साजिशें करनी किसी मुतल्लिक, ना हमने किसी मुल्क के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करनी है। तो जब नहीं करनी है तो हमारा तो है ही सर्वाइवल के लिए। डे 1 पे हमें पता है कि हमारी एक कॉज है, और कॉज है हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी सोवरेनिटी, हमारे आने वाले बच्चों की फ्यूचर। तो हम जब ये एक पैशन डेवलप हो जाता है तो फिर आप देखिए, जब मैं अक्सर जंग के दिनों में भी कहता था, आपके प्रोग्राम में कई दफा किया होगा, देखिए आपने कॉज को जस्टिफाइड करना होता है अपनी जान। जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है, जब आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है, यानी आप काबिलियत आपकी फिर उभर कर आती है।
मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, बड़े सादा, माजरत अगर आपने पहले सुनी हो। देखिए, वियतनाम की जंग अमेरिका से हुई 1954 से लेकर 1975 तक, 54 से 75, 21 साल वियतनाम जैसा छोटा मुल्क अमेरिका से लड़ा। ये वो वक्त है जब कोल्ड वॉर हो रही थी, सोवियत यूनियन बहुत बड़ा मुल्क था, अमेरिका दूसरा बड़ा मुल्क था। उस जंग में 33 लाख वियतनामी मारे गए 21 सालों में। 33 लाख के मुकाबले में सिर्फ 58,000 अमेरिकन मारे गए। तो अब जो अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो वियतनाम को शिकस्त होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका को नाकाम लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि वियतनामीज को पता था कि हम किसी रीजनल हेजमनी के लिए अमेरिका की तरह नहीं लड़ रहे, हम ग्लोबल कंट्रोल के लिए नहीं लड़ रहे, हम कोल्ड वॉर के लिए नहीं लड़ रहे, हम सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम एक वजह से लड़ रहे, और वो है हमारी सर्वाइवल। जब आपको सर्वाइवल एग्जिस्टेशनल थ्रेट होती है तो आपको लगता है कि सबसे जस्टिफाइड कॉज मेरी। जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो मैंने कहा कि आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है, तो आपकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है। इतना छोटा मुल्क एक सुपर पावर को उसने वापस भेजा 21 साल के बाद। तो मैं ये सिर्फ साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एडेड फैक्टर है, और वो है शहादत का जज्बा। मुझे पता होता है कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, मैं जहाज लेके जाऊँ, मैं सबमरीन पे जाऊँ, मैं टैंक में बैठ कर जाऊँ, मुझे पता है अगर मैं जब मेरा जहाज टेक ऑफ करता है तो मेरे लोगों की तवक्कुआत, उम्मीदें और दुआएं साथ। मुझे ये पता है कि अगर मैं वापस आता हूँ तो गाजी है, अगर नहीं आता तो उससे बड़ा स्टेट। तो ये आम लोगों में, आम एयरमैन में, सेलर्स में और पर्सनल में जो सोल्जर्स होते हैं दुनिया में, ये चीज उनके लिए ये बहुत बड़ा जो हमारे पास एसेट है या एक एडेड एडवांटेज है, ये दुनिया में नहीं होती। बिल्कुल हमें पता है। अब ईरान का क्या है, उनको पता है कि उनका सर्वाइवल है, और उनको पता है कि आपने देखा कि उनके लीडर शहीद हो गए। ये हमारा बहुत बड़ा जज्बा है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफा ही दिया। मैं तो ये कहूंगा कि फिर आप अपनी फैमिली या उनके जो लॉसेस हैं उससे ऊपर निकल जाते हैं। आप उससे निकल जाते हैं कि मैं नहीं रहा तो क्या होगा। तो आपको शायद उससे भी बड़ी कॉज है जो मोटिवेट करती है, जिससे दुश्मन अभी तक हमारा जब ऑल्टरनेट नहीं ढूंढ सका कि ये किस जज्बे के तहत लोग हमारे भी 92 मिशन पर जाते रहे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हमारी अफवाज पान जो है वो दुश्मन को नाको चने चबवाना जानती है, और खालिद साहब ने जिस तरह से कहा कि हम बहुत इररेलेवेंट हो रहे थे, तो हमने बताया कि हम कितने रेलेवेंट हैं और पाकिस्तान का इमेज कितना मजबूत हुआ है। और उसी का सबूत है ना कि हर जगह से पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं। वो जो कल को हमें दीवार के साथ लगाना चाहते थे, उनको फिर चिढ़ाया जाता रहा कि तैयारे गिरे हैं, इतने तैयारे गिरे हैं। और बार बार ये स्टेटमेंट, जो 30 बार से ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी आई है। तो अगर आप पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान जनाब फिर जानता है कि उसने कम बैक किस तरह से करना है, और अब पूरी दुनिया मुअत्तरिफ भी है। नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, तारीख महज गुजरे हुए कल का नाम नहीं, बल्कि ये वो आईना है जिसमें देखकर कौमें अपने मुस्तकबिल की समत मुतय्यन करती हैं। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में जब करारदाद पेश हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 7 सालों में दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत उभरेगी। पाकिस्तान का क़याम एक ख्वाब की ताबीर की वो कहानी है जो कुर्बानियों से लिखी गई। बिल्कुल। और आज 2026 में जब हम अज़्म नौ की तजदीद कर रहे हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर तारीख दान प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला साहब। डॉक्टर साहब की बसीरत हमें बताएगी कि आज़ादी की ये बुनियाद कितनी गहरी थी और वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने एक बिखरी हुई कौम को सीसा पिलाई दीवार बना दिया। तो आइए उनसे जानते हैं कि 23 मार्च की वो हकीकतें जो हमारी पहचान हैं उनको कैसे दोबारा से हम उजागर कर सकते हैं। और साथ ही साथ नन्ही तालिबा हरम फातिमा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जी आज के दिन की मुनासबत से तकरीर भी सुनेंगे और बहुत प्यारी पोइम्स भी पढ़ती हैं, बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड बच्ची हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब भी आऊँगी। 23 मार्च 1940 के उस माहौल की अगर हम बात करें जब मुसलमानों में पाकिस्तान का पहला लफ्ज़ जब हमने सुना पाकिस्तान, तो कितना जुनून था? आपका बहुत शुक्रिया। 23 मार्च 1940 को जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन वो जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। जैसी करारदाद पास हुई तो अगले ही दिन जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जिनका RSS वगैरह से ताल्लुक़ था, जो आज पावर में है, उन्होंने ही डिक्लेयर कर दिया कि जी ये करारदाद लाहौर जो है ये करारदाद पाकिस्तान है। जी सही। और उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है एक 1857 से लेके
1930 تک علامہ اقبال نے جب تک کہ خطبہ الہ آباد نہیں دیا تھا تو مسلمانوں میں معاشی، معاشرتی اور سیاسی اور مذہبی جو محرومیاں تھیں وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر مسلمان کبھی آل انڈیا مسلم لیگ بنا کر، کبھی کانگریس کے ساتھ 1916 میں معاہدہ کر کے، پھر تحریک خلافت میں جا کر، اور پھر ہندو مسلم تنازعات کی شکل میں وہ سوچتے رہے، کرتے رہے کہ متحدہ ہندوستان میں ہم رہیں۔ تو علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں انہوں نے پاکستان کا تصور دیا۔ اس تصور کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اسٹیٹس مین کی طرح فوراً نہیں لیا، انہوں نے غور و فکر کیا، پھر موقع دیا کہ ہم متحدہ ہندوستان میں کہیں رہ لیں۔ لیکن جو کانگریسی وزارتیں آئیں، ان کانگریسی وزارتوں میں جو زیادتیاں ہوئیں مسلمانوں کے ساتھ، اور اس سے پھر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ کیوں نہ علامہ اقبال کے خطبہ کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم اکثریتی جو صوبے ہیں ان کو بنیاد بنا کر، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں نیشنلزم کی ڈیفینیشن کے تحت وہ ملک بن سکتے تھے، نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ کو مطالبہ کیا گیا کہ ایک مسلم ریاست بنا دی جائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اور مجبور کہہ لیجئے یا ایک یہ کہ تھاٹ پروسیس کے تحت 23 مارچ کی قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دیکھیں آج کل کے دور کے اندر دو قومی نظریہ ہمارے جو قائدین تھے، قائد اعظم علامہ اقبال اور دیگر، ان کی دور اندیشی کو آج کے دن کتنا خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کے اندر جو اب حالات دیکھ رہے ہیں ہم، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ ان کی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، کتنا ضروری تھا یہ دو قومی نظریہ، اس کی کتنی اہمیت؟ اچھا، یہ دو قومی نظریے کو بڑی سمپل سی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو ویسے ہی متنازع بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو قومی نظریہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ صحیح۔ ہم سے پہلے تو ہندوؤں نے کہا کہ ہم علیحدہ قوم ہیں، اور پھر سر سید احمد خان نے جب یہاں پر جمہوریت متعارف ہو رہی تھی 1878 میں، تو اس وقت سر سید احمد خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ہندوستان میں بے شمار اقوام ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اور اس میں دو بڑی قومیں ہیں، مسلمان اور ہندو۔ مسلمان چونکہ معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، سماجی طور پر بہت پیچھے رہ گئے انگریزوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، آج بھی مواقع نہیں دی آج رہ گئے، تو اس لیے ہمیں ایک علیحدہ قوم مانتے ہوئے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے، اور جو کہ ان کی تجویز کو نہیں مانا گیا۔ پھر دیکھیے نا، علامہ اقبال نے بھی پاکستان کا جو مطالبہ کیا وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہم کئی صدیوں سے رہ رہے ہیں مگر ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ انہوں نے مثال دی اکبر کا دین الہی کی، انہوں نے اور بھی مثالیں دی، اور کہا کہ جی ہم چونکہ اکٹھے نہیں رہ سکے، ہم علیحدہ ہی قوم ہیں، لہٰذا ہمیں ہمارے معاشرت کو، مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک اسلامی ریاست کی ضرورت ہے۔ اور اسی کو پھر سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور ریزولوشن میں بھی تاریخی حوالوں میں اور پھر اس وقت کے کنٹمپریری جو ریفرنسز دیکھ کر یہی مطالبہ کیا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمیں ایک علیحدہ ملک دیا جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں ہندو یا کانگریس نے مذہب کی بنیاد پر پاکستان کو نہیں مانا، انہوں نے بھی جو 3 جون 1947 کا منصوبہ تھا جسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان کہتے ہیں، اس میں بھی مطالبہ یہی کیا کہ ہمیں مذہبی بنیادوں پر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کریں۔ تو بنیاد دو قومی نظریے کی مذہب ہی تھی۔ صحیح۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے جو آپ بتا رہے ہیں ہندوستان میں، اب وہ اور ایون اب تو ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ نیتن یاہو بھی مذہب لے آیا، جو ہمیں کہتے تھے یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور وہ ہیں، اب وہ بھی آ گئے مذہب۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اور سب مان بھی رہے ہیں پاکستان کا جتنا بہترین امیج، جو پاکستان اتنا بہتر طریقے سے ابھر کر سامنے آیا ہے، وہ جو قائد اعظم کی حکمت عملی تھی ہندوؤں کو، انگریزوں کو بے بس کرنا، آج کے دور میں آپ وہ حکمت عملی کتنی ہوتے دیکھ رہے ہیں عمل درآمد؟ دیکھیے، قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ خالی بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی آزادی تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران بھی مسئلہ فلسطین پر بات کی، انہوں نے مصر کی آزادی کی بات کی، انہوں نے سعودی عربیہ کی آزادی کی بات کی، انہوں نے عراق کی آزادی کی بات کی،
اور اسی طرح اور مختلف ممالک کی. پھر پاکستان جب بنا تو پاکستان نے ہی قائد اعظم کے ہوتے ہوئے ایک OIC کا کانسیپٹ بھی دیا, یہاں کراچی میں کانفرنسز بھی ہوئی. بہرحال پھر ظاہر آپ جانتے ہیں 1967 میں آ کر OIC بنی, اور 73 میں جو دوسری اسلامی صبرائی کانفرنس ہوئی یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے کروائی. تو ہمارا پاکستان کا مسلم امہ کو یونٹی دینے کا جو ایفرٹ ہے وہ شروع دن سے ہے. لیکن اب کے جو دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا حکومت پاکستان اور خاص کر سول ملٹری ریلیشن شپ کا ایک کوارڈینیشن ہے, وہ اس کی وجہ سے ہمارا نہ صرف اس ساؤتھ ایشیا میں بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی ہم ان کو مسلمانوں کو کیا تمام کو جو بھی امن پسند قوم ہے, امن پسند ملک ہے, انہیں امن کی طرف لانا چاہتے ہیں. اور شکر اللہ کے کہ وہ رول ادا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے, ابھی حرم کے پاس چلتے ہیں, اور حرم جو کہ بڑی ہونہار طالبہ ہیں, آج کے اس اہم دن پر, اہم موقع پر ڈیبیٹ کرنے والی ہیں حرم آج. تو سٹارٹ کریں. جی آپ پریپیئر ہیں؟ چلیں پھر سٹارٹ کریں. Assalamu alaikum everyone. Today I would like to speak about the importance of Pakistan Day, which was celebrated on 23rd March. This day tells us about the historic Lahore Resolution, which was celebrated, which was passed in 1940, which laid the foundation for the creation of Pakistan. Under the inspiring leadership of Muhammad Ali Jinnah, Muslims from the subcontinent demanded a separate homeland where they could live in freedom, dignity, and continue with their own beliefs and values. This resolution gave hopes to millions and started a journey that eventually led to the creation of Pakistan in 1947. 23 March is not only a day to remember history, but also a day to renew our commitment to the ideals on which Pakistan was founded: unity, faith, discipline, justice, and progress. As the young generation, it is our responsibility to work hard and seek knowledge and contribute positively so that our country can stay stronger and be more prosperous. In conclusion, Pakistan Resolution Day reminds us of the vision, unity, and determination. Great dreams can become reality. Pakistan Zindabad. Thank you. پاکستان زندہ باد. زبردست حرم, بہت خوبصورت, ویل ڈن. اور ایسے ہی حرم آتی ہے اور بہت زبردست جو ہیں وہ پوئم سناتی ہے, ڈیبیٹ کرتی ہے, بڑی ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گی. یہ ہمارے بچے ہیں, پاکستان کا مستقبل ہیں, اور یہ جذبے جو ہیں اور جو لیسنز یہ تاریخ سے سیکھتے آ رہے ہیں, اور آج کے دن کی مناسبت سے جو ہم سبق لے رہے ہیں, ہم واقعی اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس ایک تاریخی دن تھا. سیلیبریٹ جس طرح سے کرنا ہے, یونٹی, وہ اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ بہت اچھا سوال ہے. آج کل جس طرح کے سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ جیسے نوجوان اور یہ بچی, ہمارا فیوچر آپ ہی لوگ ہیں, لیکن اس کو بہت کنفیوز کر دیا گیا ہے. خاص کر جو ہمارے لیفٹ اور رائٹ جو ممالک ہیں, نیبرنگ کنٹریز ہیں, اور پھر میں ظاہر ویسٹرن کنٹریز بھی شامل ہے, انہوں نے جس طرح ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے, جس طرح ڈس اپائنٹمنٹ ہماری قوم کو کیا ہے, اس سے ہمیں دوبارہ سے 23 مارچ 1940 کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کسی کو پتہ نہیں تھا 1940 تک. خطبہ الہ آباد تو صرف 70-72 لوگوں نے سنا تھا. یہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے, پورے ہندوستان سے آئے تھے, اور نامور شخصیات تمام صوبوں سے یہاں پہنچی. خواتین و حضرات, اسٹوڈنٹ, بچے, اور اس وقت خواتین کا تصور جب پردے میں تھی وہ موجود, اور بیگم محمد علی جناح جوہر جو پورے برقع میں لباس میں تھی, وہ اسٹیج پہ کھڑی اسپیچ بھی کی انہوں نے. تو گویا تمام لوگوں نے یہ جو 23 مارچ ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم
قوم تو بن رہے تھے جی۔ لیکن جنہوں نے ہمیں قوم بنایا اور قوم کے ساتھ متحد بھی کیا، پھر 7 سال کے قلیل عرصے میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک ملک بن گیا، لیکن ملک کو ساتھ ہی جو ہماری پنجاب اور بنگال کی ڈویژن ہوئی، مسئلہ کشمیر پیدا ہو گیا، ریڈ کلیف پہاڑ آ گیا، انگریز جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو بننا چاہتا تھا گورنر جنرل پاکستان اور انڈیا کا، قائد اعظم نے جب کہا کہ نہیں میں پہلے دن سے ہی انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن کنٹری لینا چاہتا ہوں، تو اس نے بڑا انجوائے کیا کہ یار جنہ کہہ سکتا ہے کہ رائٹ فرام دا ڈے ون آئی ہیو انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن کنٹری بٹ بھارت کی ناٹ، تو بھارت کا اندازہ یہ لگا لیجئے، تو انہوں نے جو انڈیا کا لفظ بھی رہنے دیا تاکہ انگریز بھی سپورٹ کرتا رہے، ساتھ بھارت بھی لکھوا لیا، تو وہ جو ہم تصور کرتے ہیں کہ ہندوستان، وہ بعض اوقات وہ بھی بیچارے کنفیوز ہیں، انڈیا میں بھی وہ خود بھی اس معاملے کو لے کر نہیں پتہ ہے، ہم ہمارا تو ہندوستان تھا ہی، تو بات یہ ہے کہ ہمیں وقت آیا جب ہم غیر متحد بھی ہوئے، الحمدللہ پچھلے سال جو مئی میں ہم نے انڈیا کو عبرتناک شکست دی ہے، جو پوری دنیا نے بتایا کتنی شکست، وہی ریزولو اب ہم ایران میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی قوم متحد ہو گئی، اگر کچھ چند اختلافات تھے آپس میں تو وہ بھی سارے اب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے، بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا، حرم تھینک یو سو مچ، اور ناظرین آج کے دن کو ہم یوں ہی سیلیبریٹ کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے سنو پاکستان۔ ناظرین 23 مارچ جو ہے یہ صرف ایک سیاسی قرارداد کا نام نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر کی طرف آپ اسے سمجھیے کہ یہ پہلا قدم تھا جس کی بنیادوں میں روحانیت اور دعا کا اثر شامل تھا۔ پاکستان کا قیام کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ اولیاء اللہ کی دعاؤں اور مدینہ ثانی کے اس تصور کا ثمر تھا جس کا وعدہ رب کریم نے برِ صغیر کے مسلمانوں سے کیا۔ بالکل، اور آج ہم جہاں ایک طرف اپنی دفاعی طاقت پر فخر کرتے ہیں، وہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے جہاں ہمارے جوانوں کی گولیاں کام آتی ہیں، وہاں بزرگوں کی دعائیں بھی ڈھال بنتی ہیں، چاہے وہ بھارت کے خلاف ہماری فضائی برتری ہو یا افغانستان سے آنے والے فتنوں کی سرکوبی، ہر محاذ پر ایک غیبی نصرت ہمارے ساتھ رہی ہے، اور آج ہم اسی روحانی تعلق اور خدا داد مملکت کی بقا پر بات کریں گے ممتاز اسکالر طارق شریف زادہ صاحب سے، جن سے ہم یہ جانیں گے کہ اس موڑ پر 23 مارچ ہمیں کس روحانی عہد کی یاد دلاتا ہے۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 23 مارچ کی قرارداد پیش کرتے وقت قائدین کے دلوں میں وہ کون سا جذبہ ایمانی تھا جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً ہماری جو تاریخ ہے، ملی تاریخ، ہماری قومی تاریخ، اس کا ایک بہت ہی ماجرا پرور دن جو ہے وہ 23 مارچ ہے۔ گویا یہ وہ باضابطہ دن تھا، جدوجہد تو قیام پاکستان کے حوالے سے، ایک آزاد مملکت کے حوالے سے بہت برسوں پر محیط تھا، بلکہ بہت صدیوں پر محیط تھا۔ خود قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس کی طرف نشاندہی فرما رکھی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں تو اس وقت ہی پاکستان بن گیا تھا جس وقت پہلا آدمی کلمہ پڑھ کے اس خطے کے اندر آیا تھا۔ گویا یعنی جس وقت پہلے شخص نے کلمہ پڑھا تھا تو اس وقت سے اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہاں ایک ایسی مملکت ہونی چاہیے جس کے زیر اثر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو دین رحمت کے قالب میں ڈھال سکیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، اپنے معاملات اور معمولات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی خوشبو جو ہے اسے سمو سکیں۔ لیکن ظاہر ہے کیونکہ ایک بڑی غالب اکثریت جو ہے وہ غیر مسلم تھی، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی ایک مناسب تعداد جو ہے وہ بھی اس خطے کے اندر اپنے ایک تشخص کے ساتھ قائم ہو گئی، اور پھر وقت نے مسلسل اس بات کو ثابت کیا کہ مسلمانوں کے لیے اس خطہ ارضی کے اندر باقی اقوام کی اکثریت کی بنیاد پر، اور بالخصوص انگریز حکومت کا جو ایک بڑا لمبا دورانیہ تھا، اس کا جو تلخ تجربہ مسلمانوں کو رہا، اور اس میں جو ایک غالب اکثریت تھی ہندوؤں کی، ان کی طرف سے صاحبان اقتدار کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کو جس طرح تختہ مشق بنایا گیا، انہیں جس طرح تعصب کا نشانہ بنایا گیا، اس مسلسل تجربے کے بعد، یعنی وہ کئی ایک صدی سے زائد کا تجربہ ہے جس نے مسلمانوں کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ اب اس خطہ ارضی کے اوپر ہمارا اقلیت کی حیثیت میں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور ہم کوئی بہت خوشحال زندگی اور اپنا مستقبل جو ہے اس کو نہیں سنوار سکتے۔ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست جو ہے اس کے قیام کی طرف ہمیں نے بڑھنا ہے۔ یہ دن اس لیے ہماری جدوجہد میں بہت اہم ہے اور رجحان ساز ہے کہ یہ وہ پہلا دن یوں کہہ لیں جس دن باضابطہ طور پر ایک نصب العین مرتب کیا گیا کہ اب ہم نے
क़याम पाकिस्तान से कम किसी चीज़ के ऊपर जो है वो कोई मामला कबूल नहीं करना है। और गोया अब बड़े सग़ीर पाक व हिंद की जितने मुसलमान हैं, ख़्वाह वो अपने इलाके में अक़लियत में हैं या अक्सरियत में हैं, उन सब की आवाज़ बनकर ये करारदाद उनकी तर्जुमानी करते हुए यहाँ पास की गई। और लाहौर को ये खुशनसीबी हासिल हुई कि शहर लाहौर के अंदर वो इज्तिमा हुआ जहाँ पर पूरे सब कॉन्टिनेंट की नुमाइंदगी करते हुए लोग मौजूद थे। उस ज़माने में जबकि ज़राए आने की भी इतने आसान नहीं थे, इबलाग के ज़राए भी मौजूद नहीं थे। आप तसव्वुर कीजिए कि कई दिन बल्कि कई हफ़्ते पहले से लोग जो हैं वो लाहौर की तरफ सफ़र करना शुरू हो गए और यहाँ आकर लंगर अंदाज हो गए। और फिर मैं यहाँ पर बड़े फ़ख्र और ख़ुशी के साथ ये बात कहता हूँ कि लाहौरियों ने जिस तरह अपने दिल खोले, अपने घरों के दरवाज़े उन लोगों के लिए खोले और कई कई दिन के लिए आने वाले लोगों को, यानी उस वक्त आप समझ सकते हैं ना कि आना इस अंदाज में नहीं था जैसे आज है कि लोग आए और अगली रात को फ़्लाइट लेके वापस चले गए। एक इतनी बड़ी तादाद में, जिनमें बिला मुबालगा हज़ारों की तादाद में लाहौर और उसकी सराउंडिंग से बाहर के आने वाले लोग थे, दूर उफ्तादा लोगों से, इलाकों से आने वाले लोग। आप तसव्वुर करें बंगाल से, जो उस वक्त का बंगाल था, वहाँ से आने वाले लोग भी आ रहे हैं। फिर जो इंडिया का बहुत, जो आज का इंडिया है, इसके जो बहुत दूर उफ्तादा इलाके हैं, वहाँ से आने वाले लोग भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। यानी कि और पाकिस्तान का जो इस वक्त नज़्म है, इसमें खैबर से कराची तक हर खित्ते की नुमाइंदगी जो है वहाँ पर लोगों की मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर कर रही थी। ऐसे माहौल के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत क्लैरिटी के साथ कायदे आज़म की ज़ेरे क़यादत मुसलमानों ने बहुत गौर व फिक्र के बाद एक बड़ी जामे करारदाद पेश की। ये जामे करारदाद बुनियादी तौर पर मुस्तकबिल की अक्कास थी और एक नस्ब लैन था कि अब हमने इस बुनियाद पर कि यहाँ पर जिस अंदाज में हमारे साथ एक नस्ली इम्तियाज़ रखा गया है, जैसे हमारे साथ एक तंग नज़री का सलूक किया गया और जैसे मुसलमानों के रास्ते महदूद किए गए, तंग किए गए, बंद किए गए, उसकी बुनियाद पर मुसलमान अब उनका अब जीना और बावकार जीना मुश्किल होता जा रहा है। दादे पाकिस्तान के हम असरात पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइएगा कि हज़रत इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, ये महज सियासत की बुनियाद पर था, अंदाज़ों की बुनियाद पर था, उनकी रीडिंग्स आप इन्हें कह लें, या कोई इल्हामी इशारा भी इसमें शामिल? बहुत अच्छी और बुनियादी बात। आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुफक्किर पाकिस्तान के तौर पर एक ऐसी हस्ती का इंतखाब किया, मैं ये समझता हूँ कि जो अपने अहद की सबसे ज़्यादा खुदा रसीदा हस्ती थी, यानी जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस तरह का मुनफरिद कुर्ब हासिल था। परवरदिगार आलम ने उनके दिल पर कैसी बड़ी और बुनियादी सच्चाइयों को जो है वो नाज़िल फरमाया। और फिर ऐसा खालिस ज़हन आदमी जो है जिसका माजी के ऊपर भी निगाह हो, जिसकी मुस्तकबिल पर भी निगाह हो, जो मशरिक़ और मगरिब दोनों के उलूम से जो है मुस्तफ़ीद हो चुका हो, दोनों दुनियाओं से उनकी खूबियों और ख़ामियों से आगाह हो, अब ऐसा शख्स जब वीएन की शक्ल में एक मुमलिकत का ख्वाब और उसका तसव्वुर सामने रखता है तो वो अज़ खुद बहुत जामे होता है। आप देखें कायदे अल्लामा इकबाल जो हैं वो एक ऐसी हस्ती हैं जो उससे पहले यानी इस बड़े सग़ीर पाक व हिंद के इकट्ठे होने के दाई थे, लेकिन उन्होंने मुसलसल यानी नज़र रख कर जब देखा मारूज़ी हालात को तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि बड़े सग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों के साथ जो सलूक रखा जा रहा है, इसमें इनके लिए अब एक इज्तिमाई मुमलिकत का हिस्सा बनकर चलना जो है वो मुमकिन नहीं। और आप देखें कि वो कितने दूर भी लोग थे, कितना दूर देखने वाले लोग थे। उस वक्त जिन लोगों ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की और कहा कि हमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, मुझे बड़ी सच्चाई को वजाहत के साथ कहने में कोई आर नहीं है कि आज हमारे पड़ोस में उनकी ही जो बाकी आने वाली नस्लें हैं वो उसकी कीमत चुका रही हैं। और जैसे कायदे आज़म अलैहिर्रहमा ने कहा था ना कि आज जो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, जो इस हकीकत और इसकी अहमियत को नहीं समझेगा, कल उनकी नस्लों को हर नए सूरज के साथ लोगों पर अपनी वफादारी जो है उसे साबित करने की कोशिश करना पड़ेगी और फिर भी वो सेकंड क्लास सिटीजन नाम बदल के हिंदुओं वाले नाम आप देखिए ना इस वक्त जो हमारे पड़ोस में मुसलमान सारे, यानी मैं एक आम तबके की बात नहीं कर रहा, वो जो बहुत बावसाइल लोग वहाँ पर हैं, आप उनके हालात भी देखें तो आपको हैरत होती है कि उन्हें अपने बच्चों के नाम ऐसे रखने पड़ रहे हैं जिसमें एक मसलत का पहलू नजर आता है। वो अपने कारोबार, अपने मामलात, अपने वसाइल गैर महसूस तरीके से वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। और अब तो पूरी दुनिया में मैं नहीं समझता इस पूरे अर्जी पर कोई बाखबर आदमी ऐसा है जो हमारे पड़ोस में होने वाला मुसलमानों के साथ जो सलूक है, बल्कि सारी अकलियतों के साथ जो सलूक है, जो तंग नजरी है और जो एक मैं समझता हूँ घुटन का माहौल है, जुल्म का माहौल है, बर्बरियत का माहौल है, उसकी पूरी दुनिया गवाह और पूरी दुनिया इसको जानती है।
साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये गवाही है और ये पूरी दुनिया को पाकिस्तान के जवाज की दलील के तौर पर हम पेश करते हैं कि देखें हमारे बुजुर्गों की कब्रों को अल्लाह नूर से भर दे और कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल और उनके रुफ़क़ा और वो खामोश मुजाहिद जिन्होंने इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत के नतीजे में इस मुल्क को बनाया। आप तसव्वुर कीजिए कि वो लोग अगर उस वक्त ये फैसला ना लेते, होश के नाखुन ना लेते और किसी मसलत का शिकार हुए बगैर इस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े ना होते, तो शायद आज हमारा हाल भी वही हो रहा होता जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों का हो रहा है। तारिक साहब, और यही सारी चीज़ें जो हम देखते हैं तो हम शुक्र करते हैं वाकई कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। जितनी हम प्रॉब्लम्स इधर उधर देख रहे हैं दीगर ममालिक में, अक़लियतों को हम देखते हैं ख़ास तौर पर इंडिया में। और अब अगर हम बात कर रहे हैं आज के दिन के मुनासिबत से, तो क़याम पाकिस्तान को अगर हम देखें तो मदीना सानी भी कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? रूहानी तौर पर इसकी आप क्या तसव्वुर कीजिए ना, अभी क्या दिलचस्प मामला है कि परवरदिगार आलम ने इंसानी तारीख के अंदर दूसरी जो नज़रियाती मुमलिकत है ना, जो किसी एक नज़रिए या दीन के निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारने की ख्वाब और ख्वाहिश के साथ जो वजूद पाती है, मदीना तैयबा के बाद दूसरी रियासत जो है वो पाकिस्तान है। और जैसे हम जानते हैं कि मदीना तैयबा का भी लफ्ज़ी मफहूम जो है वो पाक ज़मीन है। मदीना बस्ती को कहते हैं, शहर को कहते हैं, और तैयबा का मतलब पाक है। और पाकिस्तान का मतलब भी ये है कि ऐसी सरजमीन जो पाक हो। यानी ये जिस तरह की अल्लाह ताला ने इसको निस्बत है, ताकि फिर आप तसव्वुर कीजिए कि साल के किसी दिन भी ये मुल्क बन सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत में अगर था तो ये कोई दिन भी इंतखाब किया जाता हमारे लिए तो वो दिन अजीमुल मर्तबत होता जिस दिन हमें आज़ादी मिली, हमारे बड़ों ने आज़ादी हासिल की। अल्लाह ने इसके यानी क़याम के लिए जिस दिन का इंतखाब किया वो भी 27 रमज़ान है। और हम तसव्वुर करते हैं कि किस दर्जे की रूहानी जो है इसके अंदर बरकत एक पाई जाती है, कैसी कैफियत पाई जाती है। और ख़ुद सोचें कि जिन लोगों ने इस मुल्क को तकसीम किया, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया होगा, मुसलमानों को और बड़े सग़ीर के लोगों को आज़ादी दी, उनके नज़दीक तो रमज़ान की और 27वीं रमज़ान का कोई तसव्वुर ही नहीं पाया गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कैसा उसने इंतज़ाम हुआ कि 27वीं को इसके लिए मुंतखब कर लिया गया, जो इस मुल्क के क़याम की हमेशा के लिए एक इज़्ज़त का ज़रिया और हवाला बन गया। फिर आगे चल के हम ये देखते हैं कि जिस तरह अल्लाह वालों ने इस मुल्क के क़याम के लिए यानी मशाइख का, उलमा का किरदार जिस अंदाज में इसके साथ रहा, और कायद आज़म जो बज़ाहिर एक दुनिया की आला तालीम याफ्ता लोगों में अपने अहद में शुमार हुआ करते थे और एक ज़ीरक शख्सियत के तौर पर इस क़यादत के लिए उनका इंतखाब किया गया। बहुत कम लोगों के इल्म है कि कायद आज़म अपनी ज़ाहिरी वज़ह से कता नज़र अपने अंदर एक खालिस जो रूहानी एक कैफियत रखने वाली शख्सियत थे, और जिस अंदाज में कुरान हकीम के साथ उनका ताल्लुक़ था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और दुरूद पाक के साथ जिस तरह उनकी ज़िंदगी का मुस्तकिल मामूल था। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक फ़िक्रे में उनकी तबीयत और शख्सियत को बयान करने में और समझने की मदद के लिए मैं ये बात बयान करता चलूँ कि सैयद जमात अली शाह अलैहिर्रहमा हज पर गए, वापस आए तो उन्होंने उनको 3 चीज़ें तोहफे में भेजी। एक कुरान हकीम का नुस्खा भेजा, एक जानिमाज भेजी और एक तस्बीह भेजी। जवाब में कायद आज़म ने उनको शुक्रिया का ख़त लिखा। अब ख़त के मतन से आप अंदाज़ा लगाएं कि कायद आज़म की अपनी रूहानी असास कैसी थी। आप कहते हैं आपने ये जो 3 चीज़ें मुझे तोहफे में भेजी, आपकी मोहब्बत, आपका शुक्रिया, और मैं इन 3 चीज़ों से 3 सबक लेता हूँ। आपने फरमाया कि जो मुसल्ला आपने भेजा है ना, इसका मतलब ये है कि आपने मुझे ये कहा कि जो शख्स लोगों के ऊपर हुक्मरान मुकर्रर किया जाता है, उनका लीडर बनाया जाता है, जब तक उसका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता, वो खुद अल्लाह की अताअत नहीं करता, उस वक्त तक उसके मोहब्बत करने वाले उसकी बात की अताअत नहीं करते। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए इस्तारा है, मेरे लिए सबक है कि मैं अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करूँ। फिर आप कहते हैं ये जो कुरान हकीम का नुस्खा भेजा है ना, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मंशा है, अल्लाह का मकसूद है मखलूक के लिए। अल्लाह चाहता है बंदा ऐसी ज़िंदगी गुजारे। कुरान हकीम का मुझ तक पहुँचना इस बात की अलामत है कि आपने मुझे ये निशानदेही की है कि जब तक मैं बतौर लीडर अल्लाह के पैगाम को खुद नहीं समझूंगा, मैं इसका निफाज कैसे कर सकूंगा। और तीसरी और आखिरी बात आपने कहा, ये जो तस्बीह भेजी है, मैं समझ गया कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इस पर दुरूद की कसरत करूं, क्योंकि मैं इस रात से वाकिफ़ हूं कि जब तक कोई शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत नहीं करता, उस वक्त तक उसका ना अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है, ना अल्लाह के भेजे हुए पैगाम और निज़ाम के साथ उसका। बहुत ही खूबसूरत बात आपने जो है वो फरमाई है तारिक। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त आपसे चाहेंगे, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।